हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हो गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोगों ने पिछले बार NTUGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2013 का किया था, जो कि उसका पार्ट 1 था। और ये आज का उसका सेशन जो होगा ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग NTUGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के होंगे। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रही है, प्राचीन की अलग, मध्यकालीन की और आधुनिक की अलग, है ना। और जैसा कि मैं अपने हर प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं कि NTUGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का महत्व अपने आप में बहुत होता है ना। बहुत सारे बार ये देखा गया है कि 20 से 25% तक प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। यदि आपने उसको बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ सॉल्व किया है, समझ समझ के सॉल्व किया है, उसका 2-3 बार रिवीजन किया, गहन अध्ययन किया है, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होता है। और जितने भी प्रकार के नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल, इतनी बेनिफिशियल है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए, है ना। जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें डायरेक्ट नई बड़ी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक पढ़ने को कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी नए विद्यार्थी होते हैं उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है ना, ज्ञान हो जाता है कि NTUGC नेट किस लेवल के क्वेश्चंस को पूछती है, उसका डेप्थ क्या होता है, उसकी नॉलेज क्या होती है ना, किस गहराई से वो सवालों को पूछ रही, किस टॉपिक से रिपीट कर रही, किस टॉपिक को ज़्यादा वो ध्यान देती है ना। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होती है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। जितने भी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट PDF या इंपॉर्टेंट सूचना देना होता है, या जब मैं लाइव आता हूँ या प्रीमियर करता हूँ, तो उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पर ही दे देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा चैनल का लिंक है। यदि पहले आप लोग इस सेशन को देख लें, यदि आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगता है कि आपके ज्ञान में 20%, 5%, 10% किसी भी प्रकार का इजाफा हुआ हो, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। यदि आपको लगता है कि इससे कोई बेनिफिशियल, मेरे लिए वीडियो अच्छा नहीं लगा या सेशन अच्छा नहीं था, तो फिर आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप सिर्फ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है ना। पहले ही सवाल हमें किसी मिला है, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के लोगों ने, वहाँ के निवासियों ने गेहूं, जव, ठीक है ना, जव को ये कहा जा रहा है, जौ को जव कहा जा रहा है, ठीक है, जव तथा कपास, 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। गेहूं, जव तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये चारों जो है वो जगह दिया गया है कि कहाँ के स्थानों से या कहाँ के जगहों के पूर्वजों से हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़, ठीक है ना। मेहरगढ़ क्या है, यह एक नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है ना। नवपाषाण काल का स्थल है, ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है ना। और इस स्थल में क्या होता है कि नवपाषाण काल से लेकर के, मतलब मेहरगढ़ में नवपाषाण काल से लेकर के, है ना, इस काल से लेकर के आपको पूरा हड़प्पा संस्कृति तक के काल का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति तक के काल का क्रमबद्ध इतिहास, ठीक है ना। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, क्रमबद्ध इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। उसके अलावा मेहरगढ़ से हमें क्या क्या मिला है, तो उसके अलावा हमें मेहरगढ़ से गेहूं की 3 किस्में मिली है, ठीक है ना। गेहूं की कितनी किस्में हैं, गेहूं की 3 किस्म, यानी 3 टाइप्स ऑफ व्हीट कहते हैं ना गेहूं को, ठीक है। उसके बाद जौ की कितनी मिली है, जौ की 2 किस्में मिली है, जौ की 2 किस्म, यानी 2 प्रकार, ठीक है। जौ की 2 किस्में मिली है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसके खेती के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बलूचिस्तान में
इसको क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है ना। मेहरगढ़ में इसे स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था? रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और यहीं से सर्वप्रथम, मेहरगढ़ से ही सर्वप्रथम कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। कपास की खेती का साक्ष्य मिला, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट्स निकलकर सामने आए, ठीक है। कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त होता। तो कहाँ से प्राप्त होगा? तो पहला सवाल तो हमें मिल गया, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ कैसा, मेहरगढ़ का जो स्थल है ये कितना पुराना है, किस काल का है? तो ये नवपाषाण काल का है। मेहरगढ़ से और क्या प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ में नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के काल का क्रमबद्ध इतिहास का मतलब खुदाई से हमें प्राप्त हुआ है। यहीं इसे ही रोटी के टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। मेहरगढ़ से हमें गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और मेहरगढ़ से ही सर्वप्रथम कपास की खेती का भी साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है। और यहीं से खेती का प्रमाण मिलना इस बात को और प्रमाणित करता है, क्योंकि नवपाषाण काल में ही खेती की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। तो जब नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई थी, तो नवपाषाण काल में जितने भी स्थल रहे होंगे उन्हीं में से एक स्थल मेहरगढ़ भी था, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, देखिए, एक तरफ सूची दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है? एक तरफ की सूची में एक तरफ दिया गया है राज्य, ठीक है ना, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ नरेश। नरेश का मतलब राजा या शासक, ठीक है ना, राजा या शासक। तो कौन से शासक किस राज्य में रहते थे उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो कुरु जो थे, ठीक है, कुरु जो थे ये परीक्षित, कुरु राज्य के जो शासक थे वो कौन थे? परीक्षित थे। कैकेयी कहाँ के शासक थे? सॉरी, कैकेयी राज्य के कहाँ के शासक कौन थे? अश्वपति। कैकेयी राज्य के शासक थे अश्वपति। उसके बाद काशी के शासक कौन थे? काशी के शासक थे अजातशत्रु, ठीक है ना। काशी के शासक कौन थे? अजातशत्रु। और वत्सभूमि के शासक कौन थे? नीचक्षु, ठीक है, नीचक्षु थे। तो अभी मैंने जो मिलान किया, इस मिलान के हिसाब से सही कूट तक अगर देखा जाए तो वह हमें ऑप्शन नंबर ए में सामने ही देखने को मिलता है, जो कि हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तिनापुर, ठीक है ना। किसके बारे में बात हो रही है? हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने, ठीक ना, पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, ठीक है। तो कहाँ परिवर्तित की थी? तो सबसे पहले है कि महाभारत काल में हस्तिनापुर राजधानी थी, है ना। हस्तिनापुर क्या थी? ये महाभारत काल में राजधानी थी, महाभारत कालीन राजधानी थी। कहते हैं कि गंगा नदी का बाढ़ आ जाने से पूरा क्षेत्र डूब गया था, ठीक है ना। वायु पुराण के अनुसार ऐसी बातें हैं, ठीक है ना। किसके अनुसार ये बातें कही गई हैं? वायु पुराण के अनुसार, ठीक है ना। वायु पुराण के अनुसार क्या हुआ था कि गंगा नदी द्वारा बाढ़ आ गया था, ठीक है। गंगा नदी के द्वारा क्या आया था? बाढ़ आ गया था, जिस वजह से समस्त हस्तिनापुर डूब गया था, ठीक है ना। तो समस्त हस्तिनापुर डूबने के बाद जो पांडवों ने अपनी नई राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? तो वो बनाई थी कौशंबी में, ठीक है ना। पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? कौशंबी में बनाई थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलीग्राम, ठीक है ना। पाटलीग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, यानी कि पाटलिपुत्र नगर का पुराना नाम क्या है? तो यह है पाटलीग्राम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र का ही पुराना नाम क्या था? पाटलीग्राम था, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या है कि प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया गया था। पाटलीग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया गया था। किसने कराया था ये? तो ये कराया था अजातशत्रु ने। किसने कराया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु क्या था? ये मगध का शासक था, ठीक है ना।
ये मगध का शासक था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हथियाया था। ठीक है ना, मगध का शासक था। ठीक है, पिता की हत्या करके गद्दी को हथियाया था। कब से कब तक था? 429 बीसी से 460 बीसी तक इसका शासनकाल था। ठीक है ना, इसने ही क्या कराया था? दुर्गीकरण कराया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मराज, है ना, धर्मराज भी एक उपाधि थी किसकी? इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु की, अशोक की, कनिष्क की, हर्षवर्धन की। तो ये धर्मराज जो उपाधि है ये थी अशोक की। किसकी थी? अशोक की। अशोक कौन था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है ना, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है ना, इसने ही धम्म नीति चलाई थी जिसे अशोक धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म। ठीक है, और इसने क्या किया था? कलिंग का युद्ध इसने ही किया था, है ना, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध इसने ही किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो अशोक के बारे में इतने, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मैं आने वाले सेशन में अशोक के ऊपर बहुत डिस्क्राइब करके भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय, ठीक है ना, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा, किसके बारे में बात हो रही है? बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे। कितने राजा की बात हो रही है? 2। कैसे शासन थे? वंशानुगत शासन करते थे। ठीक है ना, तो 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे। ठीक है, तो ये कहाँ का था? तो ये था पत्तल का। ठीक है ना, पत्तल का। इसे कहीं कहीं पाटल भी लिखा जाता है, पाटल। ठीक है ना, इससे सिकंदर ने पाटल पर ही क्या किया था, यानी पत्तल पर ही क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है, कहा जाता है कि डियोडोरस जो कि उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, डियोडोरस ने। ठीक है, तो डियोडोरस के अनुसार बताया जाता है, डियोडोरस के अनुसार, ठीक है ना, डियोडोरस के अनुसार बताया जाता है स्पार्टा। ठीक है, स्पार्टा एक देश है। ठीक है ना, स्पार्टा में भी 2 राजाओं का शासन था। ठीक है ना, 1 + 1, कितने राजा के शासन थे? 2 राजाओं का शासन था। ठीक है, 2 राजाओं का शासन। ठीक है, तो उन्हीं के समान यहाँ पर भी पत्तल पर भी 2 राजाओं का ही शासन था। ठीक है ना, जिसमें क्या होता था कि वृद्धों की एक सभा जो होती थी, है ना, यानी कि बुजुर्गों की एक सभा, है ना, उनकी सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे। ठीक है, जैसे ही सिकंदर के आक्रमण की सूचना मिली तो यहाँ के लोगों ने क्या किया? पूरा नगर को खाली कर दिया और सिकंदर ने इस जगह पर क्या किया? पूर्णतः अपनी अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो और यहाँ का जो राजा था या यहाँ का जो छत्रप था उसे पिथोन को बनाया गया। अगला जो शासक बना वो कौन बना? पिथोन। पिथोन, सिकंदर ने नियुक्त किया था इसे। पिथोन अगला शासक बना। ठीक है ना, कहाँ का? तो पत्तल का अगला शासक। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सिकंदर की अंतिम विजय थी। पत्तल ही क्या थी? सिकंदर की अंतिम विजय, लास्ट बार अंतिम विजय। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? यानी कि पौतवाध्यक्ष क्या होता था? तो पौतवाध्यक्ष जो होता था वह माप तौल का जो विभाग होता था उसका प्रमुख अधिकारी होता था। पौतवाध्यक्ष क्या होता था? माप तौल का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ फिर से हमें सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए बताया गया है, जिसमें एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं और दूसरे तरफ उसकी आधुनिक स्थिति दी गई है। तो हमें उसके साथ मिलान करना है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये मैं पहले भी किसी सेशन में इसको ले चुका हूँ, इसकी क्लास। ठीक है, तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया है।
अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते होंगे तो आपको ये बात पता चलती होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग देख रहे हैं और आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज हो रहा है ना, और आपके नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए ये एक अच्छा चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कारण इसके पीछे ये है कि अभी ये चैनल बहुत छोटा है और इस पर सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत कम है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जब आते हैं यहाँ तो चैनल पर ठहरते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर और भी बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको इस चैनल से भी अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे होंगे, इसमें नो डाउट है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैनल से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। भले ही अभी इस चैनल पर सब्सक्राइबर कम हैं, लोग कम हैं, तो जो लोग आते हैं वो वीडियोस तो देखते हैं, उनको वीडियोस अच्छी पसंद आती है, वो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन चूँकि साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है लोगों में कि अच्छा इसके सब्सक्राइबर कम है तो इस चैनल पर रुकना ठीक नहीं है, वहाँ चलते हैं जहाँ लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से पढ़ेंगे, है ना। तो ये आज कम है, लेकिन यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर जो भी है ये बढ़ेंगे और लोग इस चैनल पर भी रुकेंगे। तो उन लोगों को रोकने के लिए, उन लोगों को यहाँ ज़बरदस्ती रोकना तो नहीं करना उचित होगा, तो उन लोगों को रोकने के लिए, इस चैनल पर ठहरने के लिए 2 मिनट 3 मिनट तक अगर उन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी तो निश्चित रूप से वो आगे भी हमारी वीडियोस को देखेंगे। तो ऐसा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास भी कुछ सब्सक्राइबर हों जो कि एक आइडियल सब्सक्राइबर हो, ज़्यादा ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना हो कि लोग आएँ और देखें तो ठहरें कि नहीं भाई इनके पास भी सब्सक्राइबर हैं। निश्चित रूप से कंटेंट जिसके भी अच्छे रहते हैं तो सब्सक्राइबर, ऑडियंस या आप लोग जो होते हो वो रुकते ही हो, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए, बहरहाल मैं जो समझाना चाहता था, यदि आपको समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि यदि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं तो ही आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ये बस मैं चूँकि मैं इतने दिन से वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरा मन किया तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, ठीक है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। तो हमें मिलान करना है, एक तरफ प्राचीन स्थल है और दूसरी तरफ आधुनिक स्थिति है, तो हमें उसे मिलान करना है। तो ये जो पुष्प कलावती है ये चारसड्डा में जाएगा, ठीक है। पुष्प कलावती का संबंध किससे है? चारसड्डा से, जो कि कहाँ है? पेशावर में, ठीक है। उसके बाद कपीसा का संबंध है बेग्राम से। कहाँ से? बेग्राम से, ठीक है। उसके बाद है भंगवाड़ी, ठीक है, या गंगवाड़ी। तो ये जो गंगवाड़ी है ये है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। और मैसूर कहाँ पड़ता है? अभी कर्नाटक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चारों मिलान हो गए? नहीं, द्वार समुद्र का संबंध किससे है? हलेबीड से, ठीक है ना। किससे है? हलेबीड से है। तो ये क्वेश्चन चूंकि रिपीटेड भी है तो सही कूट इसका हमारे मिलान के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तमिल काव्य संग्रह, ठीक है ना, उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो किसमें की गई है? तो ये की गई है पदिटु पुट्टू में। किसमें की गई है? पदिटु पुट्टू में की गई है, ठीक है ना। इसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। इसके टोटल कितने हैं? 108 भाग हैं। कितने भाग हैं? 108 भाग हैं, ठीक है ना। जिसमें राजाओं की प्रशंसा में क्या किया गया है? कविताएं लिखी गई हैं। राजाओं के प्रशंसा में कविता लिखी गई हैं या कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है ना। कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है। ये जो भी मैं फैक्ट्स लिखाता हूँ एक्स्ट्रा, उसे ज़रूर नोट करें, कॉपी पेन लेकर के ही क्लास में बैठें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी के हाथों नहपान की पराजय, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? गौतमी पुत्र शतकर्णी, इसकी बात हो रही है। किसकी पराजय की बात हो रही है? नहपान की, यानी कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नहपान को हराया था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है ये बात कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नहपान को पराजय किया था या पराजित किया था? तो ये बात हमें जो मिलती है ये नासिक से, ठीक है ना। किससे प्राप्त होती है?
नासिक में जो मुद्रा भांड मिला है, नासिक के मुद्रा भांड से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने नैपान को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यदि आपने मेरे सेशन को देखा होगा तो आपको पता होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो किसने किया था? ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए किसने किया था सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का। तो अश्वमेध यज्ञ का सर्वाधिक जो किया था वो किया था प्रवरसेन प्रथम ने। किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ये क्या, ये कहाँ के शासक थे? ये वाकाटक वंश के शासक थे। वाकाटक वंश के शासक थे, वाकाटक वंश के शासक थे। ठीक है ना, वाकाटक वंश के शासक थे। ठीक है, और ये प्रथम सम्राट थे, ये प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया था कि स्वयं को ही सम्राट की उपाधि घोषित कर ली थी। ठीक है ना, क्या किया था? स्वयं को सम्राट, स्वयं को सम्राट घोषित किया था। ठीक है, तो ये सब बातें भी आप नोट करें। ठीक है, और उन्होंने और क्या किया था? नागा के शासकों से युद्ध किया था। ठीक है, क्या किया था? नागा के शासकों से युद्ध किया था। नागा के शासकों से युद्ध किया था, शासकों से युद्ध। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन समाप्त आज ये वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास को कौंतलेश्वर दौत्य, ठीक है ना, कालिदास को, किसकी बात हो रही है? कालिदास की बात हो रही है। कौंतलेश्वर दौत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है क्षेमेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया ये उपाधि? क्षेमेंद्र के द्वारा यह उपाधि दिया गया। ठीक ना, इसमें दक्षिण के कर्नाटक राज्य के कुंतल के राज्यों का जो है कि वर्णन क्षेमेंद्र ने किया है। कहाँ का वर्णन किया है? दक्षिण के, ठीक ना, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य, वहाँ जो राज्य है वो कौन सा है? कुंतल राज्य। ठीक है ना, कुंतल, कुंतल राज्य का वर्णन किया है। ठीक है ना, कुंतल राज्य का वर्णन किसने किया है? क्षेमेंद्र ने किया है। तो क्षेमेंद्र ने ही कालिदास को कौंतलेश्वर दौत्य का नाम दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। तो जब भी कथन या अभिकथन और कारण आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है? बीच में क्योंकि लगाना है, क्योंकि जब तक हम क्योंकि नहीं लगाते हैं तब तक हमें दोनों कथन कारण के बीच संबंध पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए हम संबंध कारण पता करते हैं। तो चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार, ठीक है ना, चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था बल्कि ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्मानुयायी बताती हैं हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं, दोनों ही बातें अलग अलग कही जा रही हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ फिर से प्राचीन नगर दिया गया है जो कि सूची 1 में है, और उसके वर्तमान स्थल दिए गए हैं जो कि सूची 2 में है, और इन्हें हमें मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। अनिलवाड़ कहाँ है? उसका वर्तमान स्थल जो है अनिलवाड़ का वो है पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, एहोल, एहोल जो है ये बदामी का के साथ संबंधित है। ठीक है ना, एहोल का संबंध किससे? बदामी से। धान्य कटक का संबंध किससे है? अमरावती से। किससे है? अमरावती से। और दशपुर का संबंध है मंदसौर से। तो जो मिलान अभी हमने किया उसको हम लोग कूट में अगर देखें तो वह हमें ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिखाई पड़ता है, और यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है राज राजेश्वर मंदिर। ठीक है ना, राज राजेश्वर मंदिर समर्पित है, किसे समर्पित है? तो राज राजेश्वर जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? शिव को समर्पित है। ठीक है,
ये जो है कि केरल के कर्नूल जिले में स्थित है। कहाँ है ये कहाँ है? ये केरल के कर्नूल जिले में स्थित है, जिले में स्थित है, ठीक है ना। इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो 11वीं सदी में। निर्माण किस सदी में हुआ था? 11वीं सदी में, ठीक है। 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्म क्षत्रिय, यानी ब्रह्म भी कहते थे, यानी ब्रह्मा भी कहते थे और क्षत्रिय भी कहते थे, ठीक है ना। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा सेन, ठीक है ना। कौन सा होगा? सेन होगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा सेन। सेन वंश के शासकों ने कहाँ शासन किया था? इनका जो शासन क्षेत्र था वो था बंगाल। क्या था? बंगाल। इन लोगों ने बंगाल पर शासन किया था, ठीक है। और कब शासन किया था? 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 12वीं सदी में, ठीक है। और सेन वंश के शासक ने ही स्वयं को क्या कहा था? ब्रह्म क्षत्रिय कहा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में, कहाँ बात हो रही है? खंबात में क्षतिग्रस्त मस्जिद के, है ना, क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनर्द्वार के लिए आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है ना। आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो ऐसा किसने किया था? ऐसा किया था चामुंडराज ने। किसने किया था? चामुंडराज ने। चामुंडराज कौन थे? ये चालुक्य, यानी कि गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे। गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे, ठीक है ना। इन्होंने ही खंबात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था, है ना, किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो ये किन्हें जाना जाता है? ये जाना जाता है चालुक्यों को। किन्हें जाना जाता है? ये चालुक्यों को जाना जाता है, ठीक है ना। जिसने 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, 6ठी से 12वीं शताब्दी, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। कहाँ शासन किया था? दक्षिण भारत में। कहाँ शासन किया था? दक्षिण भारत में शासन किया था, ठीक है ना। दक्षिण भारत में शासन किया था, ठीक है। और इनका जो शासन था वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है ना। भारतीय इतिहास में कैसा है इनका शासन था? भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल, ठीक है ना, स्वर्ण काल कहलाता है इनका शासन, ठीक है। तो इस वंश के शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जो है कि चालुक्य ज़्यादा भागीदार थे, ठीक है ना। तो जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा चालुक्य, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसे सही कूट का चयन करते हैं और लगाते हैं सही कालानुक्रम में। तो सबसे पहला तो है कि राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना, ठीक है, ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। पहले यही घटना हुई थी। उसके बाद हुई थी कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन, ये इसके बाद की घटना है, ठीक है। उसके बाद विनीशियन यात्री मार्क पोलो को दक्षिण भारत की यात्रा की थी, ये इसके बाद की घटना है। और यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विजय, ये सबसे अंत में घटी हुई घटना है, ठीक है। तो ये जो घटना है इस हिसाब से हम अपने सही कूट तक पहुँचे तो बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। देखिए ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और ना ही ये मध्यकालीन का है, ना ही ये आधुनिक का है। ये क्वेश्चन जो है संकल्पनाएं से, हिस्ट्रियोग्राफी से, या ये एक आर्कियोलॉजिकल सवाल है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसे एंशंट में ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है कि रेडियो कार्बन तिथि, जो कि हम लोग जानते हैं इसे कार्बन 14 विधि भी कहते हैं, है ना, C14, या क्या कहते हैं, कार्बन 14। तो कार्बन 14 विधि की बात हो रही है, का निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो जो इसका उपयोग हुआ था वो हुआ था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, भारत में पूरा पाषाणिक, ठीक है ना, ये एंशिएंट की ही सवाल है, स्टोन एज से। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे, ठीक है ना। तो भारत में जो पूरा पाषाणिक स्थल है ये, हाँ, सर्वप्रथम स्थल क्या पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम, अच्छा, पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे। तो ये मिले थे हमें पलवरम से। कहाँ मिले थे, पलवरम से, ठीक है। और ये किसे मिले थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था, ठीक है ना, पलवरम से मिला था, जो कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश पुरातत्ववेदा थे, पुरातत्ववेदा, ठीक है ना। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ठीक है ना। इन्होंने ही पलवरम में सबसे पहले पूरा पाषाणिक उपकरण खोजा था। और ये पलवरम कहाँ है, पलवरम कहाँ है, मद्रास में है, ठीक है ना। कहाँ है, मद्रास में। कब खोज हुई थी, 1863 में, ठीक है ना। कब खोज हुई थी, 1863 में। क्या मिला था, जो पूरा पाषाणिक उपकरण खोजा उसमें क्या मिला, उसमें हस्त कुठार मिला था, ठीक है ना। क्या मिला था, हस्त कुठार मिला था। तो देखिए एक सवाल से कितने सारे सवाल यहाँ पर डील हो गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आज का आखिरी सवाल है इस सेशन का। तो आप लोगों को ये वीडियो सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। यदि पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का आखिरी सवाल। निम्नलिखित पुरातत्ववेताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सवाल भी प्राचीन, मध्य या आधुनिक का नहीं है। ये सवाल हिस्टोरियोग्राफी या आर्कियोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसे एंशिएंट में रख करके ही सॉल्व करने का सोचा है। कारण है कि अलेक्जेंडर कलिंगम या जेम्स प्रिंसेप, इन लोगों ने काम ही एंशिएंट पे किया है, एंशिएंट हिस्ट्री पर। तो बेहतर है कि इन्हें हम लोग एंशिएंट में रख के पढ़ें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो कालक्रम के अनुसार हमें इन्हें सजाना है। तो आइए सजाते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहला नंबर आता है जेम्स प्रिंसेप का, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं जेम्स फर्गूसन, सॉरी ये दूसरा लिखना था ना, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आते हैं एडवर्ड थॉमस और चौथे नंबर पर आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमने 1 2 3 4 किया है, तो हमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में सही कूट देखने को मिल रहा है, जो कि इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में बताएं, ठीक है। और बने रहें बिंदास हिस्ट्री के साथ, जो कि आपकी तैयारी में आपको एक कदम आगे रखता है। यदि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो अभी जुड़ें बिंदास हिस्ट्री के साथ। थैंक यू।